क्या भारत में हर्षद मेहता से भी एक बड़ा स्कैम हुआ है और इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है, यानी महा घोटाला। सेबी का आरोप इतना बड़ा है कि सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। क्योंकि इसमें इतनी बड़ी रकम शामिल है जितना कई देशों का सालाना बजट भी नहीं होता। सोचिए, एक आदमी है, उसकी महीने की तनख्वाह है 20,000। वो बैंक में जाता है और बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है मुझे 2 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। बैंक पूछता है भाई क्यों, कुछ कोलेटरल है, क्या इनकम है आपकी? तो वो कहता है क्योंकि मैं हर साल 2 करोड़ रुपए कमाता हूं। बैंक प्रूफ मांगता है और वो प्रूफ में पता है क्या देता है? एक कागज जो उसने खुद अपने हाथ से लिखा है। और शौक की बात पता है क्या है दोस्तों? उसे लोन मिल भी जाता है। अगर आपको ये कहानी किसी पागल की लग रही है तो शायद इसलिए क्योंकि आपने अभी तक राजेश एक्सपोर्ट्स का केस नहीं देखा। एक ऐसी कंपनी जिसने सालों तक बुक्स पर लाखों करोड़ों का रेवेन्यू दिखाया। एक ऐसा प्रमोटर जिसकी इमेज मार्केट में एक क्वाइट बिलियनर की थी। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो इंडिया से सिंगापुर और स्विट्जरलैंड तक फैला हुआ था। और हमारा पूरा सिस्टम जिसमें नामचीनी ऑडिटर्स थे, बड़े बड़े रेगुलेटर्स, टॉप एनालिस्ट और एलआईसी जैसे सरकारी जायंट्स भी थे। फिर भी सवाल पूछने वाला कोई नहीं था। आज मार्केट के एक्सपर्ट्स इसे हर्षद मेहता के बाद इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में से एक कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये इतना बड़ा फ्रॉड है? और अगर हाँ, तो इतने सालों तक किसी को कुछ दिखा क्यों नहीं? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नमन गौर और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक नया एपिसोड। आज तर्कवाद पर हम किसी एक कंपनी की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कहानी को डिकोड करेंगे। इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है राजेश मेहता। मीडिया और इंटरव्यू से दूर पर बिजनेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। उनकी कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। बैंगलोर बेस्ड ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनीज में से एक मानी जाती है। अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो आपने शुभ ज्वेलर्स के नाम से इनके स्टोर जरूर देखे होंगे। अब क्योंकि कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी तो इसमें सिर्फ प्रमोटर का पैसा नहीं था, आम रिटेल इन्वेस्टर्स, एलआईसी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा भी लगा हुआ था। यानी अगर आप हर महीने एलआईसी की पॉलिसी भरते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपका पैसा भी किसी न किसी रास्ते से इस कंपनी तक पहुंच रहा होगा। साल 2015 में राजेश मेहता ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने उन्हें ग्लोबल मैप पर ला दिया। उन्होंने स्विट्जरलैंड की वर्ल्ड फेमस गोल्ड रिफाइनरी वोल्केंबी को खरीद लिया। लगभग 400 मिलियन की कैश डील। वोल्केंबी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरीज में से एक है। सोचिए, एक इंडियन कंपनी ने स्विस जाइंट को ही खरीद लिया। फोर्ब्स ने 2017 में राजेश मेहता की नेटवर्थ लगभग 2.6 बिलियन डॉलर्स एस्टिमेट करी थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, एकदम फ्लॉलेस। लेकिन फिर कुछ नंबर्स ने इस पिक्चर को खराब करना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 2025 का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखिए। राजेश एक्सपोर्ट्स का रिपोर्टेड रेवेन्यू था 4,23,217 करोड़ और प्रॉफिट सिर्फ 95 करोड़। एक बात और सुनिए, टर्नओवर लाखों करोड़ों का और मुनाफा 100 करोड़ का भी नहीं। प्रॉफिट मार्जिन आता है लगभग 0.02%। ये पता है कैसा है? जैसे आप सुबह से शाम तक 1 करोड़ का माल बेचे और घर जाते वक्त शाम को आपकी जेब में सिर्फ 200 रुपए हो। कोई भी धंधे वाला पूछेगा भाई ये बिजनेस मॉडल है या चैरिटी चल रही है? हैरानी की बात ये थी कि सालों तक ये सवाल किसी ने नहीं पूछा और जब थोड़ा बहुत पूछा भी गया तो कंपनी के पास एक रेडीमेड जवाब था, सर हमारा बड़ा बिजनेस स्विट्जरलैंड से होता है, गोल्ड बहुत महंगा है इसीलिए टर्नओवर बड़ा दिखता है पर मार्जिन बहुत कम है। बात सुनने में बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन जब रेगुलेटर यानी सेबी ने इस दलदल को थोड़ा और खोदना शुरू किया तब असली कहानी बाहर आई। राजेश एक्सपोर्ट्स का स्ट्रक्चर बड़ा दिलचस्प है। इंडिया के नीचे एक सिंगापुर एंटिटी, उसके नीचे स्विट्जरलैंड में एक होल्डिंग कंपनी और उसके सबसे नीचे थी वोल्केंबी रिफाइनरी। कंपनी हमेशा कहती रही कि उसका लाखों करोड़ों का रेवेन्यू इस स्विस ऑपरेशन से आ रहा है, लेकिन जब सेबी ने रिकॉर्ड्स चेक करे तो एक बड़ा झटका लगा। वोल्केंबी का एक्चुअल ऑडिटेड रेवेन्यू सिर्फ लगभग 542 करोड़ रुपए था। अब यहाँ एक बहुत सिंपल 5वीं कक्षा का मैथ्स का सवाल उठता है। अगर सबसे नीचे बैठी मेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिर्फ 542 करोड़ रुपए कमा रही है तो उसके ऊपर बैठी होल्डिंग कंपनीज लाखों करोड़ कहां से जनरेट कर रही है? होल्डिंग कंपनी का काम तो सिर्फ ओनरशिप रखना होता है, वो खुद कोई फैक्ट्री थोड़ी चला रही थी। तो ये रेवेन्यू आया कहां से? सेबी ने सीधा पूछा, भाई ये पैसा कहां से आया? कंपनी ने कहा गोल्ड ट्रेडिंग से। सेबी ने कहा ठीक है, तो आप परचेज और सेल्स रिकॉर्ड्स को दिखाइए। और बस यहीं से असली खेल खुल गया। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच कंपनी ने अपनी स्टैंड अलोन बुक्स में लगभग 11,487 करोड़ की सेल और परचेज दिखाई। सेबी ने पूछा कि ये ट्रेडिंग किसके थ्रू हुई, तो राजेश एक्सपोर्ट्स ने एक ब्रोकर का नाम लिया, अफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स।
रेगुलेटर सीधे उस ब्रोकर के पास ही पहुंच गया और ब्रोकर का जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। ब्रोकर ने साफ कह दिया, हमारे रिकॉर्ड्स में राजेश एक्सपोर्ट्स नाम का कोई क्लाइंट ही नहीं है। अब सवाल और गहरा हो गया, अगर ब्रोकर के पास आपका अकाउंट ही नहीं है तो टर्नओवर आया कहां से? इन्वेस्टिगेशन जब और आगे बढ़ी तो एक और शॉकिंग एंगल सामने आया। पता चला कि राजेश मेहता ने एलिजिडली अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गोल्ड फ्यूचर्स ट्रेडिंग की थी। फ्यूचर्स मार्केट का रूल होता है, आप छोटा सा मार्जिन देकर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल कर सकते हो। यानी आपका एक्चुअल पैसा बहुत कम है पर बुक्स में टर्नओवर हजारों करोड़ों का दिख सकता है। सेबी के इंटरिम फाइंडिंग्स के मुताबिक सवाल यह है कि क्या प्रमोटर के पर्सनल ट्रेड्स के टर्नओवर को कंपनी का रेवेन्यू बनाकर दिखा दिया गया? अगर ऐसा हुआ है तो ये कोई छोटी मोटी अकाउंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये इन्वेस्टर्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हर बड़े कॉर्पोरेट स्कैम का एक टर्निंग पॉइंट होता है। इस कहानी में वो टर्निंग पॉइंट आया मार्च 2024 में। किसी बड़े ब्यूरोक्रेट ने नहीं बल्कि एक आम शेयर होल्डर ने सेबी को एक सिंपल ईमेल भेजा। ईमेल में कंसर्न था ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी वो पैसा जो कस्टमर से कंपनी को आना बाकी था। ये रिसीवेबल सालों से आउटस्टैंडिंग थे। अकाउंट्स की दुनिया में इसे सबसे बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है, क्योंकि इसका दो ही मतलब है, या तो आपका कस्टमर आपको पैसा दे नहीं रहा या फिर वो कस्टमर सिर्फ कागजों पर है, असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेबी एक्शन में आई और उन्होंने बीडीओ इंडिया को फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। बीडीओ ने कंपनी से ट्रांजैक्शन डेटा मांगा, ईआरपी सॉफ्टवेयर का एक्सेस मांगा, सेल परचेज की रसीदें मांगी। लेकिन कंपनी ने क्या किया? सिर्फ बहानेबाजी। कभी अधूरे रिकॉर्ड्स दिए तो कभी एक्सेस देने से इनकार करा। और ढाल किसको बनाया गया? स्विस डेटा प्रोटेक्शन लॉज को। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड के कानून के मुताबिक हम डेटा शेयर नहीं कर सकते, पर सेबी इस बार इस चालाकी को समझ चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन में एक और अजीब चीज सामने आई, ऑफसेटिंग, यानी जो पैसा लेना है और जो देना है उन्हें आपस में ही काट पीट कर बराबर दिखा देना, ताकि बैलेंस शीट एकदम साफ सुथरी दिखे। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं सबसे चुभने वाले सवाल पर। अगर ये सब कुछ इतना ऑब्वियस था तो हमारे सिस्टम के टॉप लोग क्या कर रहे थे? ऑडिटर्स ने हर साल रिपोर्ट्स पर साइन कैसे कर दिए? मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट पर इस पर बाय रेटिंग कैसे दी? और एलआईसी जैसा सरकारी इदारा इसमें अपना स्टेक बढ़ाता या होल्ड कैसे करता रहा? यहाँ पर यह कहानी राजेश एक्सपोर्ट से बढ़कर पूरे सिस्टम की नाकामी बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मॉडर्न कॉर्पोरेट फ्रॉड का मतलब होता है कोई बैंक लूटना या फिर कोई ब्रीफ केस में कैश पड़ना, लेकिन नहीं। आज का कॉर्पोरेट फ्रॉड इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वो इंडिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड के बीच कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना देता है। अलग देश, अलग ऑडिटर्स, अलग कानून और बीच में बैठा एक प्रमोटर। हर देश का रेगुलेटर सोचता है शायद दूसरा वाला देख रहा होगा, और रियलिटी में कोई भी नहीं देख रहा होता। अभी इस केस का फाइनल जजमेंट आना बाकी है। राजेश मेहता और उनकी कंपनी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। सेबी का ऑर्डर अभी इंटरिम स्टेज पर है, लेकिन जो सवाल उठे हैं उनका जवाब देना नामुमकिन जैसा है। लाखों करोड़ों के रेवेन्यूज, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल और कंपनी अकाउंट्स का ये झोल, और एक ऐसा सिस्टम जो सालों तक कुछ देख ही नहीं पाया। इस पूरे हसीन और खतरनाक किस्से से हमें एक सीख मिलती है। हम हमेशा सोचते हैं कि बड़े सिस्टम को बदलने के लिए किसी बड़े नेता या उसकी सिफारिश की जरूरत होती है, पर इस केस में एक आम शेयर होल्डर ने एक सिंगल ईमेल से लाखों करोड़ों के इस एम्पायर को घुटनों पर ला दिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे बड़ा लेसन यही है, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही सवाल पूछने से चलती है। आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। साथ ही देखते रहिए तर्कवाद। जय हिंद, जय भारत।